बेटा आज का हमारा टॉपिक है टार्क, और ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अहम है एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से। अगर हम पिछले 14 सालों का तमाम पंजाब के 9 बोर्ड्स का एनालिसिस करें तो उसमें पंजाब के 9 बोर्ड्स में तकरीबन 26 एमसीक्यू और इसी टॉपिक में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन और ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन 6 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में आए हुए हैं। और अगर आप ऊपर देखें तो इस साल भी रावलपिंडी और सरगोदा बोर्ड में ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। इतनी इंपॉर्टेंस को सामने रखते हुए आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। बेटा आज के टॉपिक के जो हमारे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है उसमें सबसे पहले हमने देखना है कि एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज टार्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स ये होता क्या है। फिर उसके बाद हमने देखना है कि टार्क और की यूनिट और डायमेंशंस क्या होती हैं। फिर उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे स्पैनर और रिजिड बॉडी वाली एग्जांपल लेकर इसको एक्सप्लेन करेंगे, और एंड पर हम इससे रिलेटेड जो पॉसिबल एमसीक्यूज बनेंगी वो भी साथ के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप सबसे पहले देखते हैं कि टार्क क्या है। टार्क का दूसरा नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, और इसको कोई ग्रीक लेटर होता है टाओ, और ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ इससे ज़ाहिर करते हैं टाओ से। ओके, इसकी 3 पॉसिबल डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। पहली डेफिनेशन है फिजिकल डेफिनेशन, कि किसी भी फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है ना, घुमाव का असर है, वो टार्क कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये एक स्पेनर है, इससे नट को घुमाया जा रहा है, तो जो इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट पैदा किया जा रहा है दैट इज़ कॉल्ड टार्क। ओके, अब आगे जो 2 मैथमेटिकल डेफिनेशन है ना वो 2 तरह से डिफाइन होती हैं। एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है वेक्टर फॉर्म में, और एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है मैग्नीट्यूड फॉर्म में। दोनों में फ़र्क करना लाजमी है। अगर मैथमेटिकल फार्मूला टार्क का देखा जाए तो होता है टाउ इज इक्वल टू आर पोजिशन वेक्टर मल्टीप्लाई फोर्स एफ है, और इसको हम आर एफ साइन थीटा और आगे एन यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं। ये इसकी है वेक्टर फॉर्म। ओके, और अगर इसकी मैग्नीट्यूडल फॉर्म में तो टाउ इज इक्वल टू आर एफ मिलता है, ये इसकी मैग्नीट्यूडल फॉर्म है। अब वेक्टर फॉर्म में डिफाइन करते हैं। वेक्टर फॉर्म में नजर आ रहा है दरमियान में क्रॉस है, तो हम इसको कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एफ पोजिशन वेक्टर, तो पोजिशन वेक्टर आर एंड एन अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड टार्क। और अगर इसी की मैग्नीट्यूड फॉर्म में डिफाइन डेफिनेशन करनी है तो यहाँ सिंपली प्रोडक्ट लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे। तो तीसरी डेफिनेशन बनी कि प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड टार्क। तो याद रखें ये तीनों डेफिनेशन अलग अलग हैं, एक फिजिकल डेफिनेशन, 2 मैथमेटिकल डेफिनेशन। पहली मैथमेटिकल डेफिनेशन इन टर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म है और दूसरी मैथमेटिकल डेफिनेशन इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड है। ओके, अब जरा इसके यूनिट्स देख रहे हैं। क्योंकि टाउ इज इक्वल टू आर एफ होता है तो आर का यूनिट मीटर, फोर्स का यूनिट न्यूटन, तो ऐसे यूनिट हो गया इसका न्यूटन मीटर। जबकि अदर यूनिट देखें तो हमें पता है कि वर्क डन भी न्यूटन मीटर के बराबर है, जिसका यूनिट जॉल के बराबर है, तो इट्स मीन कि टॉर्क भी जॉल के बराबर होगा। और अगर हम इसका बेस यूनिट में कन्वर्ट करें तो हमें न्यूटन का पता है, न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आगे मीटर मौजूद है तो मल्टीप्लाई होके किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड रेज़ पावर -2 बन जाएगा। ओके, तो ये इसका बेस यूनिट बन गया। इसी बेस यूनिट को सामने रखते हुए हमने टॉर्क की डायमेंशन निकालनी है। तो टॉर्क की डायमेंशन बनी टाउ इज इक्वल टू किलोग्राम की डायमेंशन हुई एम, और आगे ये एम की डायमेंशन एल स्क्वायर हो जाएगी एम स्क्वायर की, और एस रेज पावर -2 की डायमेंशन टी रेज पावर -2 हो जाएगी। ओके, तो ये हो गई इसकी डायमेंशन। डायमेंशन के बाद देखते हैं इसकी डायरेक्शन। क्योंकि पता है ये क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इट्स मीन कि टार्क चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो डायरेक्शन को फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल के जरिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि राइट हैंड रूल होता क्या है। राइट हैंड रूल का पहला स्टेप है जी कि हमने वेक्टर पोजीशन वेक्टर आर और फोर्स को आपस में इस तरह से ज्वाइन करना है कि एक प्लेन बन जाए। देखें ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर है और ये फोर्स एफ है, इन दोनों को हमने इस तरह से मिलाया, ये देखें एक पूरा एक प्लेन बन गया हमें नजर आ रहा है। और याद रखें जो सबसे अहम पॉइंट है, यहाँ जो एंगल लिया जा रहा है ना, एंगल है बिटवीन एफ एंड पोजीशन वेक्टर आर, इन दोनों के टेल के दरमियान। अगर एंगल इन दोनों के टेल के अलावा होगा तो फिर आर एफ साइन थीटा की जगह आर एफ कॉस थीटा आ जाएगा। तो याद रखें दिस एंगल मस्ट बी टेकन बिटवीन टेल्स ऑफ आर एंड एफ। तो इसी वजह से हमने पहले काम यही कर लिया है, आर और एफ के टेल को आपस में ज्वाइन कर लिया। ओके, और इनके दरमियान जो एंगल बन रही है थीटा है। समझ आ गई। अब नेक्स्ट हमने करना है स्टेप 2 के अंदर पोजीशन वेक्टर आर को रोटेट करना है टूवर्ड एफ। अब आर को एफ की तरफ जैसे रोटेट करेंगे, राइट हैंड रूल में देखें उंगलियां देखें एफ की तरफ रोटेशन की तरफ हैं,
जबकि जो इरेक्ट थंब है वो इन द डायरेक्शन अप, ऊपर की सिमत में, अपवर्ड डायरेक्शन में है। पता लगा कि अगर हम इसको आर से एफ की तरफ रोटेट कराएं तो टार्क की डायरेक्शन ऊपर की सिमत है और ये अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी आगे चल के हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिस्कस करते हैं। होता क्या है, फिलहाल याद रखें कि आर को एफ की तरफ रोटेट करेंगे तो इससे कर्लिंग फिगर रोटेशन की डायरेक्शन में है, तो जो डायरेक्ट थंब होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क होगा और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की सिमत ही है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं कुछ टर्म्स। अगर हम टॉर्क को डिटेल में समझना चाह रहे हैं तो 4 टर्म में समझना लाजमी है। पहली टर्म रिजिड बॉडी, ऐसी बॉडी जिस पर फोर्स लगाने से उसकी शेप चेंज ना हो, या फोर्स से मुराद नॉर्मल फोर्स की बात हो रही है, हैवी फोर्स की बात नहीं हो रही। तो अभी यहाँ 3 मिसालें ले, और भी बहुत सी मिसालें ले सकते हैं। स्पेनर, और ये हमारे पास एक स्पेनर है और नट है। नट और स्पेनर पर जब हम फोर्स लगाएं तो इसकी शेप चेंज नहीं होती, इसका मतलब रिजिड बॉडी है। पंखे वाली मिसाल ले लें, ये रिजिड बॉडी है। डोर की मिसाल ले लें, रिजिड बॉडी है, फोर्स लगाने से शेप चेंज नहीं हो रही तो रिजिड बॉडी है। ओके, रिजिड बॉडी के बाद नेक्स्ट है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। वो लाइन यानी किसी बॉडी में टार्क पैदा करने के लिए जिस लाइन के क्रॉस हम फोर्स लगाएंगे वो पूरी लाइन क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जैसे इस स्पेनर में टॉर्क पैदा करने के लिए इस पूरी लाइन के क्रॉस जो फोर्स लगाई जा रही है पूरी की पूरी लाइन के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सिमिलरली अगर मैं बात करूं डोर की, तो देखें इसमें इसको खोलने के लिए हम यहाँ पर इस जगह पर ये एक डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ, इस जगह से पकड़ के इसको खींचते हैं तो ये क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा। LOF से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ज़रा यूँ समझ रहे हैं, देखें ये डोर ओपन हो रहे हैं, डोर को पकड़ने के लिए ये जो हमारे पास हैंडल लगा हुआ है इस हैंडल से ही पकड़ कर इसको खींचते हैं। तो ये जो हमारे पास पूरा हैंडल के क्रॉस जो पूरी की पूरी लाइन है ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। ओके, थर्ड डेफिनेशन है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, वो इमेजिनरी लाइन जिसके ऊपर बॉडी टार्क करते हुए रोटेट, टार्क जिसमें रोटेट टार्क पैदा होते हुए बॉडी रोटेट करती है या स्पिन करती है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी एन इमेजिनरी लाइन अराउंड विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट और स्पिन, दिस एक्सिस कैन बी आइदर। अब वो कह रहे हैं ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी से बाहर भी हो सकता है। जैसे पंखे वाली मिसाल में देखें एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अंदर है, जबकि डोर वाली मिसाल देखें तो या ये वाली मिसाल देखें इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन देखें आपको बाहर नजर आ रहा है इस साइड पर। ओके, तो इसलिए पॉइंट लिखा हुआ है कि ये एक्सिस किसी बॉडी के अंदर भी हो सकता है या किसी बॉडी के बाहर भी हो सकता है। ओके, लास्ट टर्म है जो टॉर्क को समझ जाने के लिए, दैट इज मूवमेंट आर्म। अब ये देखें इस केस में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन था, जो रोटेशन पैदा होती है वो इस नट के अंदर पैदा होती है, तो इसका मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सिमिलरली इस केस में देखें तो ये जहाँ से पकड़ के खींच रहे हैं ये एक्सिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये जो हींग है जहाँ कब्जे लगे हुए हैं दरवाजे के जिसके ऊपर ये दरवाज़ा रोटेट कर रहा है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन दोनों का जो दरमियानी डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का ये मूवमेंट आर्म कहला रहा है। सिमिलरली ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का जो दरमियानी डिस्टेंस है ये क्या कहला रहा है, दी मूवमेंट आर्म कहला रहा है। ओके, तो ये बात माइंड में रखनी है। 4 टर्म समझने के बाद अब हम ज़रा इसकी टॉर्क की टाइप देखते हैं। टॉर्क की टाइप देखने के बाद फिर हम चलेंगे इसकी एक रिजिड बॉडी वाली एग्जांपल लेकर उसको प्रूफ करेंगे टाउ इज इक्वल टू RF साइन थीटा कैसे बने। तो टाइप्स ऑफ टॉर्क में देखें, टाइप्स ऑफ टॉर्क 2 होती है, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एक होता है क्लॉकवाइज टॉर्क। अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की बात करें डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा टॉर्क जो नट को लूज करने के लिए इस्तेमाल होता है, लूजन द नट इज नोन एज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। और ऐसा टॉर्क जो किसी नट को टाइट करने के लिए इस्तेमाल हो क्या कहलाएगा, क्लॉकवाइज। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम एक नट पकड़ के उसको टाइट करना शुरू कर दें तो इट्स मीन हम उसको उसमें क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा कर रहे होंगे। अगर हम नट को लेकर खोलना शुरू कर दें तो इट्स मीन हम उस नट के अंदर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा कर रहे होंगे। ओके, अब जरा इस डायग्राम में देखें तो ये हमें नजर आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव था और ये जो क्लॉकवाइज टॉर्क है ये नेगेटिव है। या नीचे इस एनिमेशन में देखें जब फोर्स इस तरफ को जा रही है इसका मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन के दौरान जो हम टॉर्क ले रहे हैं वो क्या है हमारे पास, नेगेटिव। और जब ये देखें नीचे की तरफ आ रहा है इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में टॉर्क पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बात MCQ के हवाले से भी आपने माइंड में रखनी है। तीसरा पॉइंट देखें कि अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मूव करेगी तो उस टॉर्क की डायरेक्शन अपवर्ड या टुवर्ड रीडर होगी।
जो कि हमने पीछे राइट हैंड रूल से ही समझा। और अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इसकी डायरेक्शन टार्क की डाउनवर्ड होगी, ये अवे फ्रॉम रीडर होगी, और ये भी हमने पीछे उसमें राइट हैंड रूल के जरिए ये चीज़ डिस्कस भी की हुई है। ओके, उसके बाद हम रिजिड बॉडी की एग्जांपल देख रहे हैं, और फर्ज करें हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, बुक में ये इस शेप के अंदर रिजिड बॉडी दी गई है। अब हम इसको इस बॉडी पर के पॉइंट पी है, यहाँ एक फोर्स लगा के ना इस पे टार्क का फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। बट मैथमेटिकल का फार्मूला कैलकुलेट करने से पहले हमें इसको ज़रा मज़ीद आसान कर लेना है। मैं इसको ना रोटेट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको रोटेट करके यूँ हॉरिजॉन्टल कर लिया, क्योंकि अभी आगे चल के समझ आ जाएगा कि मैंने जब आर और एफ को उसके कंपोनेंट में डिवाइड करना है ना, स्प्लिट करना है, तो मुझे इस तरह की पोजीशन में स्प्लिट करने में आसानी में होगी, बजाय इस तरह थोड़ा सा एंगल पर, क्योंकि इस एंगल पर थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है उनके कंपोनेंट्स की डिवीजन और फोर्स और पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स को समझने के लिए। ओके, इसके लिए फारस कर ये रिजिड बॉडी थी, रिजिड बॉडी का ये पॉइंट पे यहाँ पर हमने एक फोर्स लगा दी एफ। ओके, तो अब ये फोर्स लग चुकी है एफ। फोर्स लगाने के बाद अब ये जो बॉडी है ना, ये इस एक्सिस पर रोटेट करेगी। ये पूरा इसका क्या है, ये हमारे पास है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको मैं ए ओ आर लिख रहा हूँ। और ये जो पूरा का पूरी लाइन है ना, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये बात माइंड में रखिएगा, मैं यहाँ एल ए एफ लिख रहा हूँ, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और जबकि इस पोजीशन ये जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से पॉइंट पी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का ये जो डिस्टेंस है, ये मोमेंट आर में अगर मैग्नीट्यूड में बात की जाए, और ये पोजीशन वेक्टर है आर पोजीशन वेक्टर अगर वेक्टर फॉर्म में बात की जाए। ठीक है, हमें क्लियरली पता है कि हमने यहाँ पर जो एंगल लेना है वो आर और एफ के टेल के दरमियान लेना है। तो राइट हैंड रूल कहता है कि पहले आप आर और एफ के टेल को मिला लें। तो यहाँ तो हमें आर और एफ के टेल तो नहीं मिल रहे, आर का हेड मिल रहा है और एफ का ये टेल मिल रहा है। इट मीन हम यहाँ पर अभी एंगल ले नहीं सकते। एंगल लेने के लिए ज़रूरी है कि मैं इस पोजीशन वेक्टर को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दूं, ताकि पोजीशन वेक्टर और टेल के पोजीशन वेक्टर और फोर्स के टेल आपस में ज्वाइन हो जाए। तो जैसे मैंने इस आर को आगे ज्वाइन किया, आगे एक्सटेंड किया, तो पता लगा कि अब पोजीशन वेक्टर आर और एफ के टेल मिल चुके हैं। अब इनके दरमियान हम ये लेंगे, ये हमारे पास एंगल थीटा। ओके, अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कि हमने इस फोर्स को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। परपेंडिकुलर ड्रा किया, परपेंडिकुलर ड्रा करने से ये जो एक्स के अलॉन्ग कंपोनेंट है ये एफ कॉस थीटा है, जिसे हम एफ ऑफ एक्स भी कहते हैं, और ये हमारे पास एफ साइन थीटा है, जिसे हम एफ ऑफ वाई भी कहते हैं। अब फिगर से क्या नजर आ रहा है? फिगर से हमें ये नजर आ रहा है, अच्छा अब अगर ये एफ कॉस थीटा है तो ये भी एफ कॉस थीटा है। नोट करें, हम भी पीछे चैप्टर, इसी चैप्टर के अंदर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में पढ़ चुके हैं। अगर ये एफ साइन थीटा है तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके सामने ये भी क्या होगा, एफ साइन थीटा होगा। अब जिस तरह की ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अगर यहाँ एंगल थीटा बन रहा है तो एग्जैक्टली यहाँ एंगल क्या बन रहा होगा, थीटा। क्लियर हुई बात ये। और एक और बात यहाँ याद रखें, यहाँ पर एम पॉइंट ये हमें नजर आ रहा है कि आर वेक्टर ये है, तो एफ ऑफ एक्स पैरेलल है पोजीशन वेक्टर आर के, और जो एफ ऑफ वाई है ये परपेंडिकुलर है पोजीशन वेक्टर आर के। ठीक है, ये फिगर से हमें नजर आ रहा है। अब वेक्टर प्रोडक्ट ये कहता है कि हमें वेक्टर प्रोडक्ट हमें ये बताता है कि कौन दो वेक्टर एक दूसरे के कितना परपेंडिकुलर है। इट्स मीन हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर वाला सिनेरियो लेना है, पैरेलल वाला सिनेरियो यानी कंपोनेंट नहीं लेना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टॉ इज इक्वल टू आर इंटू फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, तो यहाँ हमने ले लिया आर एफ साइन थीटा। ये है टॉर्क की मैग्नीट्यूड फॉर्म, और अगर इसकी वेक्टर फॉर्म ने तो हमने इसके साथ राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग वेक्टर को ज़ाहिर करने के लिए पोजीशन वेक्टर एन भी लगा देना है। हमें पढ़ा हुआ है इसी चैप्टर के अंदर कि नॉन स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर एन लगाना पड़ता है अगर हम किसी प्लेन के परपेंडिकुलर कोई डायरेक्शन ज़ाहिर करना चाहें। तो अब यहाँ पर हमें पता लग चुका है कि आर क्रॉस एफ टॉर्क की डायरेक्शन इस पर्टिकुलर रिजिड बॉडी जो कि प्लेन है इसकी परपेंडिकुलर होगी, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ एन लगा दिया। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो आर क्रॉस एफ भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फार्मूला बड़ा अहम है कि अगर हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें तो कैसे होगा। पहले हम लिखेंगे आई जे के, और उसके बाद आर का एक्स वाला कंपोनेंट, वाई वाला कंपोनेंट, जेड वाला कंपोनेंट। पीछे हमने ये प्रैक्टिस की हुई है वेक्टर प्रोडक्ट में। इस तरह फोर्थ का एक्स वाला कंपोनेंट, वाई वाला कंपोनेंट और जेड वाला कंपोनेंट मिलकर ये इसकी बना देंगे वेक्टर फॉर्म। और इस केस में अगर फॉर एग्जांपल रोटेशन करा रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
तो इसकी जो एन यूनिट वेक्टर है ये अपर डायरेक्शन में टॉर्क की डायरेक्शन होगी। ओके, सिमिलरली अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, अब हम अभी हमने फोर्स को रिजॉल्व किया, अब हम पोजीशन वेक्टर आर को रिजॉल्व कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग टार्क का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सिमिलरली सेम इसी तरह के मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, लेकिन इस रिजिड बॉडी में अब मैंने करना यह है कि आर को डिवाइड, ये जो पोजीशन वेक्टर आर है इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहला टास्क ये देखें, सबसे पहला टास्क ये है कि आर को डिवाइड तब कर पाएंगे जब यहाँ पर फोर्स नजर आएगी। फोर्स नजर नहीं आ रही, अब हमने क्या करना है, इस फोर्स के वेक्टर को उठा के यहाँ पर लेके आ जाना है। जैसे ही फोर्स का वेक्टर मूव करा के यहाँ ले आऊँगा तो ये फोर्स का वेक्टर ये हमारे पास मिल चुका है। ओके, दिस इज फोर्स वेक्टर। अब हमने अगले स्टेप में क्या करना है, इस पोजीशन वेक्टर आर से परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो यहाँ से जैसे परपेंडिकुलर ड्रा किया एफ यूनिट वेक्टर पर, तो ये आर का एक्स कंपोनेंट, बल्कि इनके दरमियान अब एंगल बन रहे थीटा, थीटा के बाद अब ये जो हमारे पास है ये इस आर का एक्स कंपोनेंट है और ये जो हमारे पास मिलेगा ये आर का वाई कंपोनेंट होगा। तो आर का एक्स कंपोनेंट आर कॉस थीटा के बराबर है और पोजीशन वेक्टर आर का वाई कंपोनेंट आर साइन थीटा के बराबर है। ओके, अब फिगर से क्या नजर आ रहा है, फिगर से ये नजर आया कि पोजीशन वेक्टर आर एक्स, पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट फोर्स के पैरेलल है, पोजीशन वेक्टर का वाई कंपोनेंट फोर्स के परपेंडिकुलर है। ओके, अब हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है, वो कंपोनेंट लेना है जो फोर्स के परपेंडिकुलर हो, वाई वाला है। तो एक्स वाला स्किप कर देंगे, वाई वाला कंपोनेंट लेंगे जो फोर्स के परपेंडिकुलर है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया टॉ इज इक्वल टू एफ इंटू आर साइन थीटा जो कि वाई वाला कंपोनेंट है। तो ये इसकी हुई मैग्नीट्यूड फॉर्म, और अगर इसकी डायरेक्शन फॉर्म लें तो आर एफ साइन थीटा आगे लगा देंगे माइनस एन। माइनस एन का मतलब क्या है, वहाँ प्लस एन था, इसका मतलब है अपवर्ड डायरेक्शन थी। अब अगर यहाँ लेट्स सपोज आर क्रॉस एफ लें, तो जैसे हमने पीछे क्रॉस प्रोडक्ट में लिया कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अगर अपवर्ड थी तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी। सिमिलरली अगर यहाँ पर ऊपर देखें तो ऊपर आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन लेट्स सपोज हमारे पास है, ये आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन लें तो वो लेट्स सपोज अपवर्ड है। तो सिमिलरली अगर हम एफ क्रॉस आर की डायरेक्शन लेंगे तो एफ क्रॉस आर की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ एफ क्रॉस आर, तो एफ क्रॉस आर की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड रहनी है। लेकिन याद रखें हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो हमें एफ क्रॉस आर नहीं लेना बल्कि आर क्रॉस एफ लेना है, चूंकि हम पॉजिटिव टॉर्क की डीलिंग करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर, पॉजिटिव केस की ही। तो इसलिए न्यूमेरिकल या एमसी को सॉल्व करते हुए आपने आर क्रॉस एफ लेना है, एफ क्रॉस आर नहीं लेना। दूसरी चीज़, और जो इसके डिटर्मिनेंट फॉर्म लेंगे उसमें सेकंड रो में आर वाले कंपोनेंट लिखेंगे और थर्ड रो में एफ वाले कंपोनेंट लिखेंगे। ये बड़ा अहम पॉइंट था आगे एमसीक्यू और न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है जी। और अब उसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं कि टॉर्क किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो देखें टॉर्क डिपेंड अपॉन आर, चूंकि ये हमने मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखी है, एन यूनिट वेक्टर नहीं लगाया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर मूवमेंट आर्म होता है। तो पहला पॉइंट कि टॉर्क डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर जिसे मूवमेंट आर्म भी कहते हैं। दूसरा टॉर्क डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और तीसरा कंपोनेंट है कि टॉर्क डिपेंड अपॉन एंगल, और ये एंगल किसके दरमियान है, एंगल बिटवीन टेल्स ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। ये पॉइंट बड़ा अहम है, ठीक है। ये जो एंगल है थीटा, ये आर और एफ की टेल के दरमियान है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एंगल आर और एफ की टेल के दरमियान नहीं होगा तो साइन की जगह कॉज आ जाएगा। ये है बिटवीन टेल्स ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स एफ। ये बात माइंड में रखनी है। अगर टेल के दरमियान एंगल नहीं बना तो ये टॉ इज इक्वल टू आर एफ कॉस थीटा बनेगा, आर एफ साइन थीटा नहीं बनेगा। आगे चल के प्रैक्टिस करते हैं। ओके, अब कुछ एमसीक्यू पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं एंगल के हवाले से कि टॉर्क किस एंगल पर मिनिमम होता है, 0 डिग्री पर और 180 डिग्री एंगल पर देखें आपको मिनिमम या 0 टॉर्क मिल रहा है। किस एंगल पर टॉर्क मैक्सिमम होगा, साइन 90 पर मैक्सिमम होता है, इसका मतलब 90 डिग्री पर 100% टॉर्क एक्ट करेगा, मतलब मैक्सिमम होगा। इस एंगल पर टॉर्क मैक्सिमम का हाफ होता है, तो 30 डिग्री पर देखें 1/2 यानी 50% है। तो पता लगाया कि टॉर्क जो है वो 30 डिग्री पर मैक्सिमम टॉर्क का हाफ मिलेगा। ये बात माइंड में रखनी है। ओके, उसके बाद किस एंगल पर टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क का 1/2 अंडर रूट है, वो तो वो 45 डिग्री पर है, या 70% किस एंगल पर है तो 45 डिग्री पर। अच्छा, किस एंगल पर 86% है या मैक्सिमम टॉर्क का 3√2 है तो वो है 60 डिग्री एंगल पर। तो ये मुख्तलिफ एंगल से रिलेटेड भी एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। उसके बाद अब हम ज़रा
चेक करते हैं, इस फार्मूले को देखें, ऊपर वाले फार्मूले में अब एक पैरामीटर को बढ़ाने से दूसरे पैरामीटर पे क्या इफेक्ट होगा, तो हम ये चीज़ चेक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला केस है, अगर मैं इस फार्मूले में फोर्स कांस्टेंट रख लेता हूँ और फोर्स लगा रहा हूँ किसी बॉडी पर 90 डिग्री एंगल पर, यानी sin 91 के बराबर है, तो इफ एंगल इज 90 एंड फोर्स इज कांस्टेंट, देन अब यहाँ टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। और अगर हम ये फार्मूला ये बता रहा है कि अगर हम मूवमेंट आर्म बढ़ा देंगे तो टार्क बढ़ जाएगा, अगर मूवमेंट आर्म कम कर देंगे टार्क कम हो जाएगा। जैसे डायग्राम में देखें फोर्स कांस्टेंट रख के मूवमेंट आर्म बड़ा किया है तो टार्क भी देखें यहाँ बड़ा हुआ है, और अगर मूवमेंट आर्म छोटा करते हैं तो टार्क भी देखें वापसी आते हुए मूवमेंट आर्म छोटा, टार्क छोटा हो रहा है। ओके, नेक्स्ट में देखें, अब अगर हम कांस्टेंट नहीं रखते, आर कांस्टेंट रखते हैं और एंगल स्टिल 90 डिग्री, देखें यहाँ पर जो फोर्स लग रही है यहाँ इस स्पैनर पर वो 90 डिग्री एंगल पर ही फोर्स लग रही है, तो इस वजह से यहाँ पर हमने एंगल 90 डिग्री लिया हुआ है। एंगल 90 आर कांस्टेंट रख लिया जाए तो यहाँ से हमें sin 90 वैसे मान 1 मिलता है, तो इधर से हमें मिल जाएगा टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो पता लगा कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं ज़्यादा, देखें टार्क बढ़ रहा है, फोर्स कम करते हैं टार्क कम हो जाता है, तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। तो ये बात माइंड में रखनी है कि अगर फोर्स डबल कर दें टार्क डबल, फोर्स हाफ कर दें टार्क हाफ हो जाएगा। अगर मूवमेंट आर्म डबल कर दें टार्क डबल, मूवमेंट आर्म हाफ कर दें टार्क हाफ हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद चूंकि दोनों के डायरेक्टली है, अगर दोनों फोर्स और मूवमेंट आर्म दोनों के एट अ टाइम डबल कर दिया जाए तो टार्क 4 टाइम हो जाएगा। ये सारे कंसेप्ट एमसीक्यू के। सिमिलरली एंगल के बारे चेक कर रहे हैं, अगर हम फोर्स भी कांस्टेंट रख लें और मूवमेंट आर्म भी कांस्टेंट रख लें, क्या दी फोर्स भी कांस्टेंट और मूवमेंट आर्म में दोनों चीजें कांस्टेंट रख लें। अब साइन के हिसाब से देखें, एंगल देखें, साइन 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ता जा रहा है, 0 से बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री तक 1 हो गए, फिर 90 से दोबारा 180 तक वो दोबारा कम होता जा रहा है। पता लगा कि अगर 90 डिग्री तक एंगल बढ़ाएंगे तो टार्क बढ़ेगा, और 90 डिग्री से 180 डिग्री तक जब एंगल बढ़ाएंगे तो टार्क की वैल्यू कम होगी, याद रखिएगा। तो ये जो टार्क रिलेशन है ये मुख्तलिफ एंगल्स पर वेरी कर रहे हैं। 90 तक ये डायरेक्ट रिलेशन दे रहा है और 90 से 180 तक इनवर्स रिलेशन दे रहे हैं। ओके, अब इसी चीज़ को समझने के लिए ना, अगर वो कहे कि 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए हम टार्क निकालें फॉर 2 ऑब्जेक्ट्स, अब पहली पॉसिबिलिटी 2 ऑब्जेक्ट के लिए ले रहा हूँ। पहली पॉसिबिलिटी है कि 2 ऑब्जेक्ट के लिए मैं लेता हूँ कि पहले ऑब्जेक्ट के लिए टार्क ले रहा हूँ टाउ 1 इज इक्वल टू R1 आ जाएगा, F1 आ जाएगा। दूसरे नंबर पर दूसरी बॉडी के लिए टार्क ले रहा हूँ T2 R2 F2, और इसके अंदर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैंने जो टार्क फोर्स एक्ट किया वो 90 डिग्री पर एक्ट किया और sin 90 पर 1 हो गया, तो इसलिए 2 बॉडीज़ का टार्क लिया, टाउ 1 इज इक्वल टू R1 F1, दूसरी का टाउ 2 R2 F2 मिल गया। अब वो कहेगा कि अगर उन दोनों बॉडीज़ पर सेम फोर्स लगाई जाए तो टार्क की रेशो फाइंड करके दें, टाउ 1 अपॉन टाउ 2 विच इज इक्वल टू R1 1 को F से रिप्रेजेंट कर दे, R2 F2 की जगह F। क्यों? क्योंकि उसने खुद कंडीशन लगा दी कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स सेम लग रही है तो टार्क की रेशो निकाल के दें, F से F कैंसिल, तो R1 अपॉन R2 आ गया। तो पता लगा कि अगर किसी 2 मुख्तलिफ बॉडीज़ हों उन पर सेम फोर्स लगाई जाए तो उन दोनों बॉडीज़ पर लगने वाले, उन दोनों बॉडीज़ में पैदा होने वाले टार्क की रेशो क्या मिलेगी, वो R1 अपॉन R2 मिलेगी। और इसमें एक तो ये MCQ आ गई, दूसरा ये 4 पैरामीटर हैं, इन 4 पैरामीटर में से कोई से 3 पैरामीटर नोन करके एक अननोन भी कर सकते हैं। सिमिलरली टार्क वाले फार्मूले में क्या आता है, 3 पैरामीटर, इसमें भी देखें टोटल 4 पैरामीटर हैं, टार्क R F और थीटा। इसमें भी वो क्या करेगा, कोई से 3 पैरामीटर देकर एक अननोन कर देगा। यहाँ भी देखें टाउ 1 टाउ 2 R1 R2 है, तो पहली बॉडी का टार्क पूछ सकता है, दूसरी बॉडी का टार्क गिवन करेगा, पहली बॉडी का मोमेंट आर्म गिवन करेगा, दूसरी बॉडी का मोमेंट आर्म भी गिवन करेगा। अब एक और पॉसिबिलिटी भी यही हो सकती है कि अगर वो कहे कि बताया जी कि अगर हम 2 बॉडीज़ हैं उनका मोमेंट आर्म सेम है तो बताया टार्क की रेशो क्या होगी, तो टाउ 1 अपॉन टाउ 2 विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास RF1 अपॉन RF2 आ जाएगा। तो अब R से R कैंसिल, तो बाकी बचा टार्क की रेशो मिली F1 अपॉन F2 के बराबर। तो इसमें भी यही चीज़ समझ आ गई कि अगर एक तो वो टार्क की रेशो पूछेंगे, दूसरा 4 पैरामीटर हैं, तो कोई से 3 पैरामीटर वो नोन कर देंगे और एक पैरामीटर अनोन करके ये फार्मूला भी 2 बॉडीज़ के लिए टार्क की कैलकुलेशन भी दे सकते हैं। अब हम चल रहे हैं ज़रा अगले MCQ कंसेप्ट की तरफ। मैंने कहा कि एंगल
आर और एफ के टेल के दरमियान है। अब ये एक डायग्राम है, मैं कहता हूँ इसमें ये हमारे पास है पोजीशन वेक्टर आर और ये हमारे पास फोर्स लग रही है और ये एंगल मौजूद है। पूछ रहे कि बताएं यहाँ टार्क क्या होगा, टार्क फाइंड करके दे। अब टार्क का फार्मूला क्या है, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अब नोट करें यहाँ जो थीटा है वो आर और एफ के टेल के दरमियान नहीं बन रहा, तो सबसे पहले हमें आर और एफ के टेल के दरमियान एंगल लेना है। तो सबसे पहले चेक करें टोटल एंगल कितना है 90 और टोटल एंगल 90 और ये थीटा है, तो ये जो रिमेनिंग एंगल ये कैसे मिलेगा, ये 90 माइनस थीटा मिलेगा। इट्स मीन मुझे यहाँ पर लेना है आर एफ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हम पीछे ये प्रैक्टिस करके आए हैं कि अगर यहाँ पर साइन में जो 90 है ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हो, क्या हो जी, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो साइन जो है वो कॉस में शिफ्ट हो जाता है। मतलब कि टार्क का फार्मूला अब आर एफ कॉस थीटा बन जाएगा, साइन थीटा नहीं होगा। तो क्लियर हुआ, अगर कि इसमें एंगल होगा आर और एफ के दरमियान, यानी आर और एफ के टेल्स के दरमियान होगा, तब आर एफ साइन थीटा है। अगर आर और एफ की टेल्स के अलावा कहीं एंगल बन रहा होगा, तब जो टार्क होगा वो टार्क का फार्मूला वो आर एफ कॉस थीटा बनेगा, आर एफ साइन थीटा नहीं बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब सवाल आता है कि बताएं कि कब टार्क जीरो होता है। तो टार्क का फार्मूला टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। यहाँ से पता लग रहा है कि अगर मैं मूवमेंट आर्म जीरो कर दूं टार्क जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पिवटेड पॉइंट, जिसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं या एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट भी कहते हैं, अगर हमारी फोर्स पिवटेड लाइन पर लाई कर जाए तो तब टॉर्क जीरो हो जाएगा। जैसे इधर देखें, ये डोर ओपन करने के लिए हमने जो हैंडल लगाया हुआ है ना, वो यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ मैक्सिमम टॉर्क भी पैदा हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस हैंडल को उतारता हूँ, इस हैंडल को उतार के ये इस जगह, ये जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है जहाँ पर ये देखें हिंज लगे हुए हैं, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली जगह पर मैं हैंडल लगा देता। अब इस जगह हैंडल लगा के जब मैं इसको खींचूंगा तो अब मैंने आर की वैल्यू को यहाँ पर बिल्कुल जीरो कर दिया, मूवमेंट आर्म जीरो हुआ। अब जब मैं इसको खींचने लगूंगा ये नहीं खींचा जाएगा। पता लगा, अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मूव एक्सिस ऑफ रोटेशन में से गुजरे, पिवटेड लाइन में से, पॉइंट में से गुजरे, आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इस जगह जब आर की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, मल्टीप्लाई होगा जवाब जीरो, टार्क जीरो हो जाएगा। दूसरा, अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स ही ना लगाएं, एफ की वैल्यू जीरो करें, इससे मल्टीप्लाई होगा जवाब जीरो, टार्क जीरो आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमने पीछे देखा कि अगर थीटा 0 डिग्री हो, साइन 0 पर 0 होता है, और अगर एंगल 180 डिग्री हो तब भी ये एंगल 180 डिग्री हो तब भी साइन 0 होता है। पता लगा 0 डिग्री और 180 डिग्री पर साइन की वैल्यू 0 होने की वजह से फोर्स टॉर्क जो है वो 0 हो जाएगा। तो पता लगा अगर हम किसी बॉडी पर पैरेलल या एंटी पैरेलल फोर्स लगा के टॉर्क पैदा करेंगे तो 0 टॉर्क होगा। अगर हम किसी बॉडी पर परपेंडिकुलर फोर्स लगा के टॉर्क पैदा करेंगे तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। ये बात माइंड में रखिएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं कि अभी हमने कहा शुरू में डेफिनेशन की हमने कि किसी बॉडी में अगर टर्निंग इफेक्ट आ जाए तो टॉर्क होगा। तो मेरा सवाल है कि क्या हर रोटेट करती बॉडी में टॉर्क होगा? नो, इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं। टॉर्क 0 तब होगा जब एक बॉडी या तो रेस्ट में होगी या वो बॉडी, उस बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट होगी। इन दोनों सूरतों में टॉर्क 0 होगा। और टॉर्क किसी चीज में तब ही मुमकिन हो सकता है, अभी हमने कहा ना कि टर्निंग इफेक्ट, तो किसी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट होना चाहिए, बट वो टर्निंग इफेक्ट ऐसा हो कि उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। अब एंगुलर वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगी, ये वैसे हम डिटेल 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे। 5वें चैप्टर में फार्मूला एंगुलर एक्सेलरेशन का ओमेगा एफ माइनस ओमेगा या अपॉन टी। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सेम होगी। ओमेगा माइनस ओमेगा 0 अपॉन टी, जवाब 0 आ जाएगा। तो असल में जब एक बॉडी एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से जा रही हो तो उस वक्त हालांकि वो उसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है। जैसे देखें ये हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ हर वक्त ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है। देखें ये अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है। अब क्या इस हमारी अर्थ रोटेट करती अर्थ में टॉर्क होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है। तो टॉर्क का फार्मूला ये भी हम 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो इधर से हमें पता लगा
कि आई इंटू अल्फा की वैल्यू 0 पुट करें तो जवाब आ जाएगा 0 न्यूटन मीटर। मतलब इस ज़मीन में रोटेशन होने के बावजूद भी टॉर्क नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है। और अगर कांस्टेंट एंगुलर कोई ऐसी बॉडी जो रोटेट कर रही हो बट एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, तब अल्फा की वैल्यू 0 नहीं होगी और तब टॉर्क भी 0 नहीं होगा। ये बात माइंड में रखिएगा। तो ये हमारे पास हो गया टॉर्क वाला टॉपिक। अच्छा, एंड पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि टॉर्क और फोर्स में फ़र्क क्या होता है। अगर हम फोर्स को देखें, फोर्स किसी बॉडी में टॉर्क पैदा करती है, जबकि उस टर्निंग इफेक्ट का जो इफेक्ट है, यानी जो हमें फोर्स का जो हमें इफेक्ट मिल रहा है वो है टॉर्क। मैं कह सकता हूँ कि दूसरे लफ्जों में कि ये जो फोर्स है ये कॉज है और जो टॉर्क है ये उसी का इफेक्ट है। आसान लफ्जों में हम यूं भी कह सकते हैं। सिमिलरली फोर्स किसी बॉडी में जो एक्सलेरेशन पैदा करेगा ना, वो लीनियर एक्सलेरेशन होगा। जैसे कि F इज इक्वल टू एम ए, इसके अंदर लीनियर एक्सलेरेशन पैदा हो रहा है। ओके, जबकि टॉर्क किसी बॉडी में जो एक्सलेरेशन पैदा करेगा ना, वो एंगुलर एक्सलेरेशन होगा। जैसे टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, अभी जब हमने पढ़ा, ये एंगुलर एक्सलेरेशन होता है। ओके, तो दूसरा पॉइंट एक्सलेरेशन के हवाले से क्लियर हो गया कि टॉर्क में लीनियर एक्सलेरेशन पैदा होगा, फोर्स में लीनियर एक्सलेरेशन पैदा होगा और टॉर्क में एंगुलर एक्सलेरेशन। सिमिलरली दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, इनकी सिमिलरिटी है। जबकि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात की जाए, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, तो फोर्स का फार्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है डेल्टा पी अपॉन टी होता है। एमसीक्यू के लिए अभी फिलहाल ये सारे फार्मूले माइंड में रखें, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज पूछी जा सकती हैं। ठीक है, हालांकि ये फार्मूले अगले चैप्टर्स के अंदर हैं, बट यहाँ पर ये यूज़ किए जा सकते हैं। सिमिलरली टॉर्क क्या क्या बनेगा, टाउ इज इक्वल टू डेल्टा पी की जगह डेल्टा एल हो जाएगा और टाइम की जगह एज इट इज आ जाएगा। तो अगर टॉर्क का फार्मूला देखें तो वो डेल्टा एल अपॉन टाउ है एंगुलर मोशन में, और अगर टॉर्क का फार्मूला फोर्स का फार्मूला देखें लीनियर मोशन में इन टर्म ऑफ मोमेंटम, तो डेल्टा पी अपॉन टी है। सिमिलरली पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी होगा हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली ये जो हमारे पास पावर का फार्मूला है वो टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी होगा। नेक्स्ट, इंपल्स का फार्मूला फोर्स की सेंस में आई इज इक्वल एफ मल्टीप्लाई टी होगा। सिमिलरली टॉर्क का फार्मूला जो हमारे पास है, जिसे हम एंगुलर इंपल्स भी कहते हैं, तो एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू टाउ मल्टीप्लाई फोर्स होगा। ओके, लास्ट है वर्क डन, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी है लीनियर मोशन में, फोर्स के सेंस में। टॉर्क के सेंस में वर्क डन का फार्मूला इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ मल्टीप्लाई थीटा होगा। बहरहाल ये जो आखिरी 4 फार्मूले हैं ना, ये हम आगे चल के चैप्टर नंबर 3 में, 4 में और 5 में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जस्ट एमसीक्यू के हवाले से याद रखिएगा, फोर्स और टॉर्क का कंपैरिजन हमने किया। तो ये था जी हमारा टॉपिक, जिसमें हमने ऑल पॉसिबल एमसीक्यू कंसेप्ट भी डिस्कस किए हैं। तो अगले लेक्चर में हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो 26 एमसीक्यूज आई हुई हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।